नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में अम्फान ने तबाही मचा दी है। कोलकाता एयरपोर्ट भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, 72 लोगों की जान जा चुकी है। और इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। ये भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से राज्य का दौरा करने की मांग की है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से अम्फान का नज़ारा यहां पर देखने को मिला, जिसके बाद तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। अम्फान की तबाही डराने वाली नज़र आ रही है और इस बीच जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, 72 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और साथ ही प्रधानमंत्री से राज्य का दौरा करने की मांग की है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता शांतनु बैनर्जी। शांतनु, तस्वीरें जो आ रही हैं अम्फान तूफान की, वाकई में तबाही जो है वो डराने वाली है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है पश्चिम बंगाल में फिलहाल काल जो हुआ था, उसके ऊपर जो आज खुद ममता बनर्जी ने आज एक प्रेस मीट भी किया था। उन्होंने सिर्फ यही बताया कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में अभी मतलब ईएसआई अम्फान सुपर साइक्लोन के वजह से अभी तक जो खबर मिल रहा है करीब 72 लोगों ने की मौत हुआ है। इसमें से अब देखिएगा तो कलकत्ता में 15 लोगों का मौत हुआ है, हावड़ा जिला में आपका 7 लोगों का मौत हो गया। और फिलहाल इसे देखते हुए सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है, ये पश्चिम बंगाल का 2-3 क्षेत्र जो इलाका है, उस इलाका में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मतलब उत्तर और दक्षिण 24 परगना, इसके साथ साथ मेदिनीपुर भी है और नदिया भी है, मुर्शिदाबाद का कुछ इलाका है। तो सबसे ज्यादा जो मरने का जो संख्या उन्होंने बताया, उत्तर 24 परगना में 17, कलकत्ता में 15, सुंदरबन इलाका में 4, डायमंड हार्बर में 8, हावड़ा जिला में 7, पूर्व मेदिनीपुर में 6, बनगांव में 3 और रानाघाट क्षेत्र में 6। तो कुल मिला के इतना भारी संख्या में जो मतलब मौत हुआ है, ये सबसे दुख की बात तो है। तो इसके साथ साथ खुद मुख्यमंत्री ने और भी कहा है कि इसको लेकर कम से कम जितना जो भारी नुकसान हुआ, क्योंकि इसके साथ साथ किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि जो उगले हुए जो फसल था वो उठा नहीं पाया है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि कई हेक्टर जमीन पूरा पानी का नीचे चल गया। और इसके बाद आप देखिएगा तो पूर्व मेदिनीपुर में मतलब समुद्र का पानी जमीन में आ गया। मतलब कई सालों तक उस जमीन में कोई फसल किसान ने बना सकते कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात आ गया अभी। जी। तो अच्छा, ये बताइए हाँ। शांतनु, इस बीच इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि 5000 से ज्यादा घर जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। प्रशासन की जी इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? क्या लोगों को राहत देने की कोई घोषणा की गई है? किसी तरह के राहत पैकेज की बात या किसी तरह के मुआवजे की बात? हाँ, देखिए सबसे 5000 के ऊपर जो मकान गिरा है, पूरा मतलब घर भी मतलब कलकत्ता का कहीं भी घर है इसमें सभी जिला में जो मकान गिर गया है, इसके ऊपर जो मुख्यमंत्री खुद बोला है जो पूरा पश्चिम बंगाल के लिए एक पैकेज मांग रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये संभालने के लिए फिलहाल जो परिस्थिति है, उन्होंने 1000 करोड़ रुपया का एक फंड बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मतलब देने के लिए उन्होंने सिर्फ यही मांग रहे हैं फिलहाल अभी जो परिस्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो एक ही है सुधा जी, जो आ रहा है मतलब कितना मकान गिरा है, कितना पेड़ गिरा है, इलेक्ट्रिसिटी पोल कितना गिरा है, कितना आदमी मरे है, क्या है, ये तो मतलब अभी तो देखिए अभी सबसे बड़ी बात है ये देखने के लिए तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा अभी। और इसके साथ साथ भी जो सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री ऐसी जो पैकेज के लिए बोल रहे थे, तो लेकिन अभी ये पैकेज प्रधानमंत्री और से जो कहा गया, जो फिलहाल इसका क्या पोजीशन है नहीं है, उसके लिए स्वास्थ्य सचिव का केंद्रीय सरकार की ओर से एक टीम जाएगा पश्चिम बंगाल में। फिर
पश्चिम बंगाल में आकर वो पूरा इलाका वो देखेंगे कितना नुकसान हुआ है नहीं हुआ है, उसके ऊपर वो विचार विवेचना करेंगे। आज एनडीआरएफ का जो डीजी है उन्होंने भी ऐसी कहा है जी। जी बिल्कुल शांतनु, आप हमारे साथ मौजूद रहें। जयप्रकाश मजूमदार जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं बंगाल में। मजूमदार जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, प्रशासन के द्वारा तमाम तरह के दावे और वायदे किए जा रहे हैं। देखिए, जमीनी हकीकत यही है क्या ये जो सुपर साइक्लोन बंगाल ऊपर से बह गया है, ये सच है। ये बहुत आदमी परेशान है, काफी नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन इसका साथ ही दूसरा एक सवाल खड़ा हो जाता है। ये पहले वाला जो बुलबुल साइक्लोन आया था, क्या उसका पहले जो आइला आया था, जो क्षति पहुंचा था आदमी लोगों को, आम जनता को, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा मिलने का बाद भी उन लोग का पास कोई राहत पहुंचा नहीं था पहले। और दिखा गया तो है ये रिसेंट जो कोरोना के टाइम में जो राशन में भ्रष्टाचार हुआ बंगाल में, जो राशन का चाल चोरी हो गया तृणमूल कांग्रेस का आदमी लोग, इसमें लगता है ममता का पास सीधा पैसा पहुंचेगा तो वो आम आदमी का पास पहुंचेगा नहीं, क्योंकि हिस्ट्री यही बताता है। जी, अब तो ममता बनर्जी इनवाइट कर रही हैं प्रधानमंत्री को। उनका ये कहना है कि वो पश्चिम बंगाल का दौरा करें। इसके पीछे मंशा क्या आप देखते हैं? नहीं, देखिए, कोई टाइम में कोई जगह में नेचुरल डिजास्टर जो होता है, ये बोलने का बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी बार बार गए हैं, चाहे या सूखा हो, क्या ऐसा साइक्लोन का बावजूद जो उड़ीसा में हुआ था, प्रधानमंत्री बार बार गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल पैदा होता है बंगाल में, देखिए दूसरा स्टेट, इसी का कारण ये तृणमूल सरकार पहले देखता है अपना तिजोरी कैसे भरा जाएगा, जो भी आता है, इसीलिए ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी हमसे बातचीत करने के लिए। लगता है जयप्रकाश जी का संपर्क हमसे टूट गया है, और साथ ही शुक्रिया अदा करेंगे शांतनु बनर्जी का हमसे बातचीत करने के लिए। और पश्चिम बंगाल के बाद चलिए अब बात कर लेते हैं पंजाब की। जी हाँ, आपको बता दें कि पंजाब से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल पा रही है। पंजाब के अमृतसर से ये बड़ी खबर मिल पा रही है। यूएस से डिपोर्ट कर अमृतसर लाया गया अलकायदा का आतंकवादी, ये जानकारी मिल पा रही है, और विशेष विमान से इसे अमृतसर लेकर आया गया है। ये भी आपको बता दें, मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को अमृतसर के क्वारंटीन सेंटर में भी रखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है पंजाब से। आपको बता दें कि यूएस से डिपोर्ट कर अमृतसर लाया गया है अलकायदा का बड़ा आतंकवादी, और अमृतसर ये पहुंच चुका है। और ये भी जानकारी मिल पा रही है इस बीच कि इसे क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से ये बड़ी खबर मिल पा रही है। पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर मिल पा रही है। यूएस से डिपोर्ट करके यहाँ अलकायदा के आतंकवादी को लाया गया है, और ये भी आपको बता दें कि उसे क्वारंटीन सेंटर में रख दिया गया है। और पूरे मामले की अगर बात की जाए तो ये जो आतंकवादी है काफ़ी वांटेड रहा है, और फिलहाल ये अमृतसर पहुँच चुका है। क्वारंटीन सेंटर में इसे भर्ती कराया गया है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अमित शर्मा। अमित, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, आपसे मोहम्मद इब्राहिम जो कि 19 तारीख को अमृतसर पहुंचा था, अमेरिका से डिपोर्ट किए हुए 167 लोगों में शामिल था। हालांकि उस समय नहीं पता चला, लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है कि मोहम्मद इब्राहिम पर टेररिस्ट फंडिंग का आरोप है, और इस मामले में उसे वहां पे अमेरिका में गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन अभी इस मामले में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि एजेंसी द्वारा इससे पूछताछ की जा रही है, और जितने भी लोग जो कि 167 भारतीयों में जो कि डिपोर्ट अमेरिका से किए गए थे, वो यहाँ पे पहुंचे थे, उन सबको क्वारंटाइन किया गया है, और वहां पे सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है।
ये बताइए, ये जो आतंकवादी है इसके बारे में क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि काफ़ी वांटेड था, अमृतसर ये पहुंच चुका है। इसके बारे में क्या जानकारी आपके पास? जो जानकारी आ रही है, ये हैदराबाद का रहने वाला है और मोहम्मद इब्राहिम नामक ये युवक को और भी 3 नामों से जाना जाता है और 2018 में इस पे ये जो आरोप है ये तय हुए थे और वहां पे उसको अमेरिका में 2018 में गिरफ्तार भी किया गया था और उसके बाद डिपोर्ट किए हुए भारतीयों में इसको यहाँ पे अमृतसर में भेजा गया है, क्योंकि 167 भारतीय 19 तारीख को, जिसमें हरियाणा, पंजाब और बाकी स्टेट के शामिल थे, उसमें शामिल होके ये आया था। और आज जो सूचना सामने आ रही है कि इस पर टेररिस्ट फंडिंग का आरोप लगा था, जिसके मामले में अभी भी इस मामले में सुनवाई चल रही है और इस पे और भी केस है। अभी जो एजेंसी द्वारा इससे पूछताछ की जा रही है और इससे और भी खुलासे होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे संवाददाता अमित शर्मा अमृतसर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे और जैसा कि जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे कि पंजाब के अमृतसर से बड़ी खबर मिल पा रही है। अलकायदा का आतंकवादी अमृतसर पहुंच चुका है और साथ ही विशेष विमान से इसे अमृतसर लाया गया है। और इस बीच ये भी खबर है कि मोहम्मद इब्राहिम जुबैर को अमृतसर के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। तो लगातार इस बड़ी खबर के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। टेरर फंडिंग का आरोप इस व्यक्ति के ऊपर लगा है, आतंकी के ऊपर लगा है। ये भी आपको बता दें, काफ़ी समय से इसका इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिर कब इसकी गिरफ्तारी हो पाएगी और इस बीच यूएस से डिपोर्ट कर अमृतसर पहुंचाया गया है इसे और वहां पर क्वारंटीन सेंटर में फ़िलहाल रखा गया है। विशेष विमान से ये अमृतसर पहुंचा है और जुबैर को अमृतसर के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। और अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बयान की। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि घरेलू उड़ान के लिए तैयार है देश और साथ ही उनका कहना है कि टिकट रेट की लिमिट भी फिक्स रहेगी। सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो इस बड़ी खबर के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। ये भी आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर मंत्री हरदीप पुरी का बयान सामने आ चुका है। उनका साफ तौर से कहना है कि घरेलू उड़ान के लिए देश तैयार है। तो कोरोना काल है और ऐसे में उड़ान के लिए देश तैयार है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता सुधीर सलूजा। सुधीर जी, क्या जानकारी मिल पा रही है हरदीप पुरी ने और क्या कुछ कहा है गाइडलाइंस को लेकर? जी 25 मई से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। यात्रियों को उड़ान भरने से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा। बहुत जरूरी होने पर ही उनको ट्रॉली उपलब्ध करवाई जाएगी। निजी वाहन या अधिकृत टैक्सी द्वारा ही एयरपोर्ट आ सकते हैं। सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। 14 साल से कम बच्चों के लिए यह छूट है। यात्रियों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाएगी जिससे यात्रियों के बीच सामाजिक दूरी बनी रहे। विमान में भोजन की सुविधा नहीं होगी। विमान में अखबार मैगजीन उपलब्ध नहीं होगी। यात्रियों को एक सैनिटाइजर की बोतल साथ रखनी होगी। यात्रियों को मास्क पहनना होगा, ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा और सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उड़ान मार्गों की कुल 7 मार्गों में वर्गीकृत किया गया है। 40 मिनट से कम की फ्लाइट, 40 से 60 मिनट की फ्लाइट, 60 से 90 मिनट, 90 120 मिनट, 120 से 150 मिनट, 150 से 180 मिनट और 180 से 210 मिनट। देश के भीतर सभी मार्ग इन 7 मार्गों के अंदर ही आते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि हमने एक न्यूनतम और अधिकतम किराया निर्धारित किया है। दिल्ली मुंबई की यात्रा में 90 से 120 मिनट के बीच यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 3,500 और अधिकतम किराया 10,000 रुपए होगा। यह 24 अगस्त 11:59 रात तक लागू होगा। उन्होंने कहा कि 40% जो सीट हैं उसमें मध्य पॉइंट में कम किराए पर दी जाएंगी। उदाहरण के तौर पर जैसे न्यूनतम किराया 3,500 है और अधिकतम 10,000 है, तो मिड पॉइंट जो है वो 6,700 रुपये होता है। तो इसलिए 40% सीटें जो हैं वो 6,700 रुपये से कम कीमत पर उन्हें बेचा जाएगा। इस तरह हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किराया नियंत्रण से बाहर ना हो। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स को शुरू करने के हमारे अनुभव के आधार पर हमें कुछ प्रतिक्रियाओं में बदलाव करना पड़ सकता है और इन प्रतिक्रियाओं को देखते हुए तभी हम अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के बारे में सोचेंगे। जी
चलिए, वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सुधीर सलूजा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद थे, और जैसा कि जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से हरदीप पुरी जो हैं उन्होंने इसको लेकर घोषणा कर दी है। साफ तौर से उनका ये कहना है कि कोरोना काल में उड़ान के लिए देश तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, टिकट रेट की लिमिट भी फिक्स कर दी गई है, तो देश अब 25 तारीख से उड़ान भरने के लिए तैयार है। और अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की। जी हां, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। लगातार तीसरे दिन 500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आज 571 नए मामले सामने आए हैं। ये भी आपको बता दें कि कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 11,000 के आंकड़े से ज्यादा ये मरीज अब पहुंच चुके हैं। तो राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में काफ़ी तरह की छूट दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, और इस बीच जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार तीसरे दिन 500 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। आज 571 नए मामले सामने आए हैं और आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और 11,000 का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना के मरीजों का। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि कोरोना काल में किस तरह से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है। देश की राजधानी है दिल्ली और लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरह की छूटें दी हैं राजधानी दिल्ली में, और इस बीच जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार राजधानी दिल्ली में मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार तीसरे दिन 500 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और आज 571 नए मामले सामने आए हैं। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर आशुतोष दुबे। डॉक्टर आशुतोष, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि हालांकि जो एम्स के डायरेक्टर हैं उनका भी कहना था, और तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना था कि मामले तो बढ़ेंगे, लेकिन इतनी तेजी से बढ़ेंगे और वो भी राजधानी दिल्ली में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब लॉकडाउन लागू किया गया था तो ये उम्मीद थी कि पूरी निष्ठा के साथ लोग लॉकडाउन के नियम का पालन करेंगे, लेकिन लॉकडाउन के नियम का पालन लोगों ने नहीं किया। तमाम सारी समस्याएं हुई। कुछ लोगों को खान पान के लिए बाहर निकलना पड़ा, कुछ लोगों को अपनी औषधियों के लिए निकलना चला, और बहुत सारे अब जो लोग थे दूसरे राज्यों में, मजदूर तबके के लोग थे, वो अपने वतन वापसी के लिए, अपने उसको वापसी के लिए निकल पड़े। तो लॉकडाउन के नियम को कहते हैं ना कि अगर आपकी भाषा में मैं बोलूं तो धज्जियां उधेड़ दिया लोगों ने, और ये उसी का दुष्परिणाम है। अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, और लोग, दूसरी चीज ये है कि इस बीमारी को लोग छिपा रहे हैं। ये समाज में एक तरह से अभिशाप सा बन गया है। लोगों के मन में भय है, अगर मैं अपनी बीमारी बता दूंगा तो लोग हमें जो है एक तरह से हमसे बात नहीं करेंगे, हमें अलग कर दिया जाएगा, क्वारंटाइन में करें। तो इन सब चीजों की वजह से बीमारी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और ये निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर आशुतोष कि अब किस तरह से देश इस संकट से निपटेगा, क्योंकि मामले तो बढ़ेंगे और लगातार ये बात कही जा रही है कि टेस्टिंग ही एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से ज़्यादा मरीजों को पहचाना जा सकता है और फिर उनका इलाज किया जा सकता है। इस तथ्य में कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल सही बात है। निश्चित रूप से पहले टेस्ट कम होते थे, अब टेस्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी सही बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट जितना पहले था उतना ही पॉजिटिविटी रेट आज भी है। जब लॉकडाउन के पहले समय था, जब संख्या कम थी, और जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतने ज्यादा होगा, और उससे क्या होगा कि और जब धीरे धीरे लोग बाहर निकल रहे हैं और अब आ रहे हैं, तो इससे लोगों में शील्ड इम्यूनिटी होगी, और दूसरा जो है हर्ड इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो इसमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। धीरे धीरे संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी और धीरे धीरे लोगों में
इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होगी। अच्छा, और ये जब जो लो बात ग्रेड कही का जा रही है कोरोना को लेकर, एक बात कही गई थी कि उसमें अलग अलग तरह की स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। फिलहाल हम कौन से चरण में हैं? क्योंकि अगर कम्युनिटी स्प्रेड होता है इस पूरे वायरस का, तब तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी। नहीं, अभी फिलहाल हम लोग कम्युनिटी स्प्रेड पे नहीं हैं। कम्युनिटी स्प्रेड अगर होता तो जो हमारी संख्या एक दिन में 500 निकल रही है, ये संख्या 5000 के ऊपर आती। ये कम्युनिटी स्प्रेड के में नहीं जा रहा है। और जिस तरह के हालात महाराष्ट्र में हैं या राजस्थान में हम देख पा रहे हैं, दिल्ली के बारे में तो जानकारी हम पहुंचा ही रही हैं, वहां के बारे में आप क्या कहेंगे? जो ये वही केसेस हैं, जो लोग छिपे हुए लोग थे, जो लोग अपना टेस्ट नहीं करा रहे थे, अब सरकार उनका टेस्ट करा रही है तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं और ये धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। मुझे उम्मीद यह है कि आगे अगले 15 से 20 दिनों में ये जो है कंट्रोल की स्थिति में हमारा ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशुतोष हमसे बातचीत करने के लिए, और साथ ही ANB न्यूज़ के माध्यम से आपको सैल्यूट भी करना चाहेंगे क्योंकि लगातार मरीजों की सेवा आप कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और अब बात करते हैं भारत और चीन की। जी हां, आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा विवाद मुद्दे पर भारत के साथ आ चुका है अमेरिका। चीनी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इससे कोई मतलब नहीं है, भारत से राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत हो रही है। ये तमाम तरह की बातें कही गई हैं चीनी विदेश मंत्रालय के द्वारा। ये भी आपको बता दें कि भारत और चीन सीमा विवाद की अगर बात की जाए तो तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर भारत के साथ आ चुका है अमेरिका। चीनी विदेश मंत्रालय ने कड़ा रिएक्शन दिया है और ये भी आपको बता दें, उनका कहना है कि इससे कोई मतलब नहीं है, भारत से राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत हो रही है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें कि इस तरह से भारत और चीन विवाद जो है लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर भारत के साथ आ चुका है अमेरिका। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर कड़ा रिएक्शन दिया है। ये भी आपको बता दें, उनका कहना है कि इससे कोई मतलब नहीं है, भारत से राजनीतिक चैनल्स के माध्यम से बातचीत लगातार की जा रही है। तो इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो भारत और चीन के बीच में सीमा तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अमेरिका जो है वो भारत के साथ आ चुका है और इसको लेकर चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कड़ा रिएक्शन दिया गया है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। प्रशांत दीक्षित जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। प्रशांत जी, भारत चीन के बीच में सीमा विवाद है और ऐसे में अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे परिदृश्य को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये चीन की पुरानी हरकत है। जैसे गर्मियां शुरू होती है तो अक्साई चीन और दूसरे जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर चीन कुछ न कुछ ऐसी हरकत करता है। लेकिन इस बार अंतर थोड़ा ये है कि चीन के गले में कोरोना वायरस चलाने का फंदा कसता जा रहा है। तो ये एक तरीका शायद अपनाया गया है जिसके द्वारा संसार का ध्यान उससे हट के इस छोटे मामले में आ जाए। ये भारत के लिए जरूर अहमियत रखता है क्योंकि चीन ने अभी तक हमें बॉर्डर का इशू ठीक से रिजॉल्व करने का कोई न तो शायदी न मौका दिया और हर बार ये बात उठाई जाती है। भारत के इतिहास में चीन के साथ ये जो बॉर्डर का जो रवैया है ये जीवन भर ऐसा लगता रहेगा। 1962 में शुरू हुआ था और मुझे कोई अभी इसका समाधान नहीं दिखता। तो मेरा निष्कर्ष ये है
कि इस खेल को वैसा ही खेला जाएगा जैसे सांसारिक व्यवस्था चाहती है, और अमेरिकियों से हमारा एक सामरिक रिश्ता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहलाती है। जी। और अब ये बातें अमेरिका की ओर से उभर के आ रही हैं। मैं मानता हूं कि हमारे चीन के रिश्ते में हम किसी को बाहर किसी देश को नहीं लाना चाहते, लेकिन चीन एक बड़ी पावर है और हम इतनी बड़ी पावर नहीं है, और ये सब जान गए हैं कि चीन ये खेल खेल रहा है, और इस खेल में अगर हमारी कोई सहायता करने कोई देश आ रहा है तो हमें उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमसे बातचीत करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। जी हां, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इनवाइट किया था प्रधानमंत्री को। उनका ये कहना था कि उन्हें पश्चिम बंगाल आना चाहिए, और इसको लेकर कल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा था कि उन्हें पश्चिम बंगाल आना चाहिए, हालात का जायजा लेना चाहिए, और इस कड़ी में ममता बनर्जी की अपील को स्वीकार कर लिया है प्रधानमंत्री ने। यह भी आपको बता दें कि कल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जा रही हैं प्रधानमंत्री। तो अम्फान के चलते काफी तबाही देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा में कोलकाता एयरपोर्ट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। 72 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है, और इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा करने की मांग की थी, और इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। और जैसा कि जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मुख्यमंत्री पटनायक के साथ भी हालात का जायजा लेंगे, बातचीत करेंगे। तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई जायजा भी लिया जाएगा। ये भी आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री से राज्य का दौरा करने की अपील की थी। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिला था। अम्फान की तबाही डराने वाली थी, और इसको लेकर अब जो खबरें मिल पा रही हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल उड़ीसा के दौरे पर कल जाएंगे। ये भी आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से राज्य का दौरा करने की मांग की थी। पश्चिम बंगाल उड़ीसा में अम्फान ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की मौत हो गई। उसके अलावा 5000 से ज़्यादा ऐसे घर रहे जो पूरी तरह से तबाह हो गए। और इस बीच प्रधानमंत्री आप पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल उड़ीसा, और हवाई जहाज से जायजा भी लिया जाएगा जिस तरह से तबाही हुई है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ